नमस्कार, मेरा नाम है हेमचंद्र पांडे। हमारे आज के पाठ का विषय है मशीनी अनुवाद का इतिहास। इसमें दो उपविषय हैं, मशीनी अनुवाद और ऑनलाइन कोश। आज के पाठ में हम मशीनी अनुवाद के इतिहास की चर्चा करेंगे। स्वयं मशीनी अनुवाद पर चर्चा दूसरे पाठ में की जाएगी। आजकल कंप्यूटर और सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। जहाँ तक अनुवाद की बात है, कंप्यूटर का उपयोग दो क्षेत्रों में मुख्य रूप से होता है, मशीनी अनुवाद और ऑनलाइन शब्दकोश। ये दोनों ही विषय परस्पर जुड़े हुए हैं, परस्पर संबद्ध हैं। किसी भी अनुवाद में, चाहे वह मशीनी अनुवाद हो, चाहे पारंपरिक अर्थात मनुष्य द्वारा साधित अनुवाद हो, शब्दकोश आवश्यक उपकरण के रूप में काम करता है। इन विषयों की चर्चा करने से पूर्व मशीनी अनुवाद के इतिहास पर एक विहंगम दृष्टि डालना आवश्यक प्रतीत होता है। तो इसलिए पहले हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि मशीनी अनुवाद का प्रारंभ कैसे हुआ और वह किन किन चरणों से होकर के आज की अवस्था तक पहुंचा है। मशीनी अनुवाद का प्रारंभ, कहते हैं कि मशीनी अनुवाद की दिशा में सबसे पहला कदम सन 1933 में पूर्व सोवियत संघ के इंजीनियर वैज्ञानिक स्मिर्नोव त्रोयान्स्की ने उठाया था। उन्होंने एक प्रकार का अनुवाद यंत्र बनाया था जिसमें दो भाषाओं, रूसी और फ्रांसीसी भाषाओं के बीच अनुवाद करने का प्रयास किया गया था। उन्होंने इस काम के लिए पेटेंट भी प्राप्त किया था, परंतु यह काम जल्दी ही भुला दिया गया। इसके बाद हम आते हैं वॉरेन वीवर पर। इसके लगभग 1.5 दशक बाद मशीनी अनुवाद की अवधारणा को कुछ और अधिक स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया अमेरिका के वैज्ञानिक वॉरेन वीवर में। ये वैज्ञानिक रॉकफेलर फाउंडेशन के प्राकृतिक विज्ञान विभाग में निदेशक के रूप में कार्य करते थे। उन्होंने रूसी और अंग्रेज़ी के बीच में अनुवाद करने का प्रयास किया। इस विषय में उनकी एक विज्ञप्ति काफ़ी प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने लिखा है, मेरे सामने रूसी भाषा में लिखा हुआ एक पाठ है। मैं ऐसा मानकर चलता हूँ कि यह पाठ अंग्रेजी भाषा में है, परंतु किसी कूट लिपि में अर्थात कोड लैंग्वेज या कोड स्क्रिप्ट में लिखा गया है। मेरा काम है इस कूट लिपि का विकूटांकन करना, अर्थात इसको डिकोडिफाई करना, जिससे कि पाठ में छिपी हुई जानकारी मुझे पता चल। तो इसमें मुख्य बात जो हम देखते हैं कि कूट लिपि का प्रयोग हुआ है, फिर कूट भाषा का विकूटांकन हुआ है, उसको डिकोडिफाई किया गया है। ये एक स्वाभाविक कदम है किसी भी मशीनी अनुवाद में, क्योंकि आजकल भी इसी तरह की कुछ प्रक्रिया चलती है। इसके बाद बात आती है अंतर्भाषा की, मध्यस्थ भाषा की, कि दो भाषाएं जिनके बीच में अनुवाद होना है, उनके बीच में एक और भाषा होनी चाहिए। तो हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं कि स्रोत भाषा अर्थात मूल भाषा और लक्ष्य भाषा जिसमें अनुवाद किया जाना है, दोनों के बीच में कोई मध्यस्थ भाषा का होना आवश्यक है। इसे ही अंतर्भाषा कहा गया है। अंतर्भाषा के रूप में प्रायः सरलीकृत अंग्रेज़ी का प्रयोग किया जाता है। अंग्रेज़ी को सरल बना करके, जटिल वाक्यों को सरल वाक्यों में, जटिल वाक्य रचनाओं को भी थोड़ा सरल बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। फिर उसको कंप्यूटर की भाषा में बदला जाता है। यह काम सूचना प्रौद्योगिकी के विशेषज्ञों का है। भाषा विशेषज्ञ का काम स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा तक सीमित होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में जो बदला जाता है वह एक एल्गोरिथमों की भाषा होती है, अर्थात गणितीय सूत्रों के रूप में उसे, मानवीय भाषा को गणितीय सूत्रों के रूप में, एल्गोरिथमों के रूप में बदला जाता है। कंप्यूटर में मूल पाठ का इनपुट मध्यस्थ भाषा के रूप में किया जाता है। कंप्यूटर सीधे मनुष्य की भाषा को नहीं पढ़ सकता है, उसको किसी मध्यस्थ भाषा के रूप में उसमें डाला जाता है, अर्थात इनपुट किया जाता है, और अंत में आउटपुट के रूप में अनुदित भाषा प्राप्त होती है। इस तरह के प्रयास अमेरिका में रूसी से अंग्रेज़ी अनुवाद में और पूर्व सोवियत संघ में
अंग्रेज़ी से रूसी अनुवाद में किए गए थे, जबकि सबसे पहला प्रयास जो किया था रूसी इंजीनियर स्मिर्नोव त्रोयान्स्की ने, वो रूसी और फ्रांसीसी भाषाओं के बीच में था। अब हम बढ़ते हैं मशीनी अनुवाद वास्तविकता की ओर। ये सब आरंभिक प्रयास थे। धीरे धीरे मशीनी अनुवाद में प्रगति होने लगी। इसका व्यवस्थित काम कहते हैं जॉर्ज टाउन विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क और IBM कंपनी के गणितज्ञों और इंजीनियरों द्वारा शुरू किया गया था। उन्होंने 1954 में यह IBM मार्क II अनुवाद प्रणाली विकसित की थी और इसका प्रदर्शन भी किया था। इसे जॉर्ज टाउन प्रयोग के नाम से जाना जाता है। इसमें भी रूसी और अंग्रेज़ी का प्रयोग हुआ था। इस प्रणाली में कुछ सीमित वाक्यों और सीमित शब्दों का प्रयोग हुआ था। इसमें 250 रूसी के शब्द और व्याकरण के 6 नियम थे, अर्थात एक सीमित रूप से इसका प्रयोग करके दिखाया गया था कि संभवतः हम मशीनी अनुवाद की दिशा में वास्तविकता की ओर बढ़ रहे हैं, और इसमें सफलता भी प्राप्त हुई थी। इसके बाद आता है मशीनी अनुवाद में उतार चढ़ाव का युग। इसके बाद मशीनी अनुवाद की प्रगति धीमी पड़ गई और उसकी गुणवत्ता में सुधार नहीं हो रहा था। इसका कारण था कंप्यूटरों की धीमी गति। जिस गति की अपेक्षा थी उतनी गति कंप्यूटरों में उस समय नहीं थी, उनकी स्पीड कम थी और उनकी स्मृति अर्थात मेमोरी भी सीमित थी। इसलिए उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का प्रयोग करने में वैज्ञानिकों को और गणितज्ञों को कठिनाई आ रही थी। धीरे धीरे करके इसके लिए मिलने वाली वित्तीय सहायता में भी कमी आने लगी। सरकार ने भी देखा और प्राइवेट कंपनियों ने भी देखा कि इस काम में सफलता मिल नहीं रही है, इसलिए उन्होंने अपनी वित्तीय सहायता कम कर दी। लेकिन फिर भी कुछ लोगों ने इसका प्रयोग जारी रखा और सीमित रूप से उन दिनों अमेरिका की वायुसेना में, परमाणु ऊर्जा विभाग में, इटली में स्थित यूरो एटम में मशीनी अनुवाद का लाभ उठाया जा रहा था। अर्थात यह काम पूरी तरह रुका नहीं था। 1960 के दशक में मशीनी अनुवाद की कुछ प्रणालियाँ विकसित भी हुई, जिनमें से कुछ के नाम हैं कनाडा में TAUM नाम की प्रणाली, यूरोप में मीटियो नाम की प्रणाली विकसित हुई, पूर्व सोवियत संघ में मेलचुक और अप्रेसियान ने ETAP नामक भाषिक विश्लेषक भी तैयार किया था। अब हम आते हैं मशीनी अनुवाद में प्रगति का काल। 1970 के दशक से कंप्यूटर प्रौद्योगिकी में काफ़ी बदलाव आए और मशीनी अनुवाद के लिए भी मार्ग खुलने लगा। इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था माइक्रोचिप का आविष्कार। इससे क्या हुआ कि कंप्यूटरों का आकार छोटा हो गया, पर्सनल कंप्यूटरों का युग आरंभ हुआ और कंप्यूटरों की स्मृति यानी मेमोरी में भी वृद्धि हो गई। इसलिए जो समस्याएं पहले आ रही थी जब मशीनी अनुवाद का उतार चढ़ाव का युग था, अब वो समस्याएं दूर होने का समय आने लगा था। कंप्यूटर विशेषज्ञों को तब यह भी स्पष्ट होने लगा कि इस काम में मनुष्य की भागीदारी अनिवार्य है। इसमें समय और साधन की भी बचत हो सकती है, केवल सारा काम मशीन पर नहीं छोड़ा जा सकता है। 1970 और 1980 के दशकों में यूरोपीय समुदाय आयोग यूरोपियन कमीशन ने कुछ प्रणालियाँ विकसित करी। एक थी यूरो ट्रांसलेशन। फिर अमेरिकी स्वास्थ्य संगठन द्वारा अंग्रेजी स्पेनी अनुवाद की प्रणाली विकसित की गई, जिसे नाम दिया गया SPAN-M। मौसम की जानकारी के लिए यूरोप में मीटियो नाम की प्रणाली और भी आगे विकसित की गई। इस बीच जापान में भी अंतर्भाषा की तकनीक के आधार पर अनुसंधान चल रहा था। एक अन्य प्रणाली है त्रादोस। इसका आज भी काफ़ी उपयोग होता है। इसका आरंभ 1984 में हुआ था। इस प्रणाली में अनुवाद स्मृति के सिद्धांत का उपयोग किया गया है। अनुवाद स्मृति से तात्पर्य है कि बार बार आने वाले शब्दों
पदबंधों, फ्रेज, शब्दों के रूपों और बने बनाए अनुवादों को अनुवाद स्मृति के रूप में संजोकर रख दिया जाता है ताकि उनका बार बार अनुवाद न करना पड़े। रूस में प्रॉम्प्ट नामक प्रणाली विकसित की गई, प्रोग्रामर्स मशीन ट्रांसलेशन। यह प्रणाली काफ़ी सफल रही। बाद में इसके नए नए संस्करण आते गए और नासा ने भी इसे अपने उपयोग के लिए ख़रीदा था। प्रॉम्प्ट्स का ही एक अन्य रूप है स्टाइलस। इसे विंडोज़ के लिए भी ख़रीदा गया है, तो इसलिए ये प्रणाली काफ़ी सफल रही है अपने आप में। आजकल गूगल ट्रांसलेट की बहुत बात होती है। ये नाम सबकी ज़बान पर है। इसका आरंभ हुआ था 2006 में। यह जन सुलभ बहुभाषी अनुवाद प्रणाली है। इसमें दुनिया भर की बहुत सारी भाषाएं सम्मिलित हैं, 100 से भी अधिक भाषाएं सम्मिलित हैं। अच्छा, गूगल ट्रांसलेट में निरंतर सुधार होता जा रहा है, किंतु ये कहना कि ये अपने आप में पूरी तरह सफल प्रणाली है, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें भी तरह तरह की अशुद्धियाँ मिलती हैं। जैसे एक वाक्य मैं बताऊं, द गर्ल सिंग्स वेल। इसको जब पहले हमने चेक किया था तो इसमें अनुवाद आया था लड़की कुआं गाती है। वेल का अनुवाद उसमें कर दिया था कुआं। अब धीरे धीरे इसमें इन प्रणालियों में निरंतर सुधार हो रहा है, इसलिए आज जो मैं कह रहा हूँ वो कल बदल जाएगा, क्योंकि जब भी हम उसको खोलते हैं दोबारा नए रूप में तो उसमें कुछ ना कुछ सुधार दिखता है, परंतु अंतिम रूप से ऐसा संभव नहीं है। अर्थात मशीनी अनुवाद में मनुष्य की भागीदारी आवश्यक होती है। तो किसी भी अनुवाद प्रणाली में मनुष्य का भागीदार होना ज़रूरी है। मशीनी अनुवाद के कुछ नमूने भी हैं जो हम बाद में आगे दिखाएंगे। तो इस तरह से हमने कुछ प्रणालियों का परिचय दिया है। मशीनी अनुवाद का सबसे पहले बताया कि मशीनी अनुवाद का आरंभ कैसे हुआ। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा कि मशीनी अनुवाद का आरंभ पूर्व सोवियत संघ में 1933 में इंजीनियर स्मिर्नोव त्रोयान्स्की ने किया था। उसके बाद वॉरेन वीवर ने एक छोटा सा प्रयास किया था, उसमें रूसी वाक्यों का अंग्रेज़ी में अनुवाद करने का प्रयास किया था। पहले उसे कूट भाषा में, कोड लैंग्वेज में बदला गया था। उसके बाद यह स्पष्ट हुआ कि मशीनी अनुवाद के लिए एक अंतर्भाषा होना आवश्यक है। तो ये मध्यस्थ भाषा कंप्यूटर की भाषा थी, क्योंकि कंप्यूटर मनुष्य की भाषा को सीधे नहीं समझता है। इसके बाद धीरे धीरे पता चलने लगा कि मशीनी अनुवाद वास्तविकता हो सकता है, परंतु कंप्यूटरों की सीमित क्षमता, सीमित मेमोरी होने के कारण उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग नहीं हो सकता था। इस समस्या को सुलझाया 1970 के दशक में माइक्रोचिप ने, जिसने कंप्यूटरों का आकार छोटा कर दिया और कंप्यूटरों की स्मृति यानी मेमोरी को भी बढ़ा दिया। इससे क्रांतिकारी परिवर्तन आया और तब लगने लगा कि हाँ, वास्तव में मशीनी अनुवाद संभव हो सकेगा। इसके बाद अमेरिका में, कनाडा में, यूरोप में कुछ प्रणालियाँ सफलतापूर्वक इस्तेमाल होने लगीं। स्वास्थ्य संगठन में, अमेरिका के स्वास्थ्य संगठन में, यूरोप में यूरोट्रा प्रणाली विकसित हुई। फिर स्पेनिश और अंग्रेज़ी के बीच में अनुवाद के लिए स्पेनेम नाम से प्रणाली विकसित हुई। और रूस में 1970 में प्रॉम्प्ट निकली, प्रॉम्प्ट प्रणाली विकसित हुई जो काफ़ी सफल हुई और जिसे अन्य कंपनियों ने भी स्वीकार किया। फिर हम आते हैं आजकल के गूगल ट्रांसलेट युग में, परंतु गूगल ट्रांसलेट बाकी अनुवाद प्रणालियों की तुलना में उतना सफल नहीं है, क्योंकि बाकी प्रणाली, गूगल ट्रांसलेट एक जन सुलभ प्रणाली है। विशेष प्रकार की शब्दावली, विशेष विषयानुसार कुछ अनुवाद करने के लिए गूगल ट्रांसलेट हमारा काम नहीं देता है। इस तरह से मशीनी अनुवाद के इतिहास पर हमने थोड़ा सा प्रकाश डालने का
प्रयास किया है। यहाँ मैं गूगल ट्रांसलेट से कुछ उदाहरण देना चाहता हूँ जिनमें एक शब्द बार बार आया है। ये शब्द है वेल। अब वेल के दो अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है कुआं और दूसरा होता है अच्छा, है ना। शी सिंग्स वेल जैसे है, तो वो अच्छा गाती है। अब मैं ये दिखाना चाहूँगा कि गूगल ट्रांसलेट ने इनको किस तरह प्रस्तुत किया है, जिससे पता चलेगा कि एक साधारण सा वाक्य है, फिर भी मशीनी अनुवाद की कुछ सीमाएं होती हैं जिनमें मनुष्य की भागीदारी से ही जो कमियां हैं मशीनी अनुवाद की पूरी की जा सकती हैं। These women are going to the well to fetch water. These women are going to the well to fetch water. अब देखिए गूगल ट्रांसलेट ने इसको क्या किया है, इन महिलाओं को अच्छी तरह से पानी लेने के लिए जा रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं कि ये अनुवाद कई प्रकार से दोषपूर्ण है। पानी लेने के लिए तो ठीक है, जा रहे हैं स्त्रीलिंग को पुल्लिंग बना दिया है, और वेल का अनुवाद किया है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर हमें बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है कि मशीनी अनुवाद केवल मशीन के द्वारा पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकता है। अब एक और अनुवाद देता हूँ जो कि ठीक आया है। दिस गर्ल सिंग्स वेल। यह लड़की अच्छा गाती है। ये अनुवाद देखिए पूरी तरह ठीक है, परंतु उससे पहले वाला अनुवाद जो मैंने उदाहरण दिया उसमें अशुद्धियाँ हैं। इसलिए मशीनी अनुवाद में निरंतर सुधार करने की, मशीनी अनुवाद में और मशीनी अनुवाद की प्रणालियों में निरंतर सुधार करने की आवश्यकता है। अभी हमने दो उदाहरण देखे, दूसरा उदाहरण बिल्कुल सही है। पहले अनुवाद में कई प्रकार की कमियां हैं, वो हमने दिखा दी। अब एक तीसरा उदाहरण लेते हैं, इसमें भी कुछ कमियां हैं, इनमें भी पहले की तरह वेल शब्द आया है। ये अंग्रेजी का वाक्य है, देयर इज़ नो वेल हेयर, देयर इज़ नो वेल हेयर। अब इसका अनुवाद देखिए, कोई अच्छी तरह यहाँ है। अब ये अनुवाद तो किसी भी तरह से अंग्रेज़ी वाक्य का अनुवाद नहीं कहा जा सकता है। देयर इज़ नो वेल हेयर, वेल कुआं शब्द आया नहीं। इस वाक्य में कहा गया कि कुआं, यहाँ कोई कुआं नहीं है। अनुवाद में कर दिया है कोई अच्छी तरह यहाँ है। नकारात्मक वाक्य को सकारात्मक में बदल दिया गया है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि मशीनी अनुवाद अपने आप में पूरी तरह सफल अनुवाद है कि नहीं, यह एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह रहेगा। इसलिए यही सब समझने के लिए हमने मशीनी अनुवाद के सबसे पहले मशीनी अनुवाद के इतिहास पर प्रकाश डाला है। किस तरह से वह उतार चढ़ाव से पहले प्रायोगिक रूप से अनुवाद हुए, फिर उसमें उतार चढ़ाव आए, फिर वित्तीय सहायता मिलनी बंद हो गई, और फिर बाद में माइक्रोचिप के आने से सबसे बड़ा परिवर्तन आया, और धीरे धीरे कुछ अनुवाद प्रणालियाँ विकसित हुई, और विशेष क्षेत्रों में यह प्रणाली आज भी अपनाई जा रही है।